नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है 15 पेपर की, जिसमें मैंने आपको 2 पेपर तो करवा दिए हैं। आज हमारा तीसरा पेपर होगा, पेपर नंबर 3। तो चलिए पेपर नंबर 3 शुरू करते हैं। आपको पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे कराया जाएगा। तो आज हमारा है पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 का पहला भाग, तार्किक योग्यता एवं विवेचना। तो आज हम 3rd पेपर का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। यानी हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, वर्ड, उनको शब्दकोशों के क्रम के अनुसार, यानी जो हमारे डिक्शनरी में स्पेलिंग्स आती है उसके अनुसार हमें क्या लिखना है। जैसे पहला दे रखा है नेक्रोलॉजी, सेकंड है नेक्रोमेंसी, थर्ड हमें दे रखा है नेक्रोपोलिस, चौथा क्या दे रखा है, चौथा है नेक्रोफिलिया। हमें 4 वर्ड दे रखे हैं, नेक्रोलॉजी, नेक्रोमेंसी, नेक्रोपोलिस और नेक्रोफिलिया। और हमें क्या करना है, इनको डिक्शनरी के ऑर्डर में जमाना है। अब डिक्शनरी का ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो देखिए सबसे पहले एन 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 एन, सब में सेम आ रहा है। ई ई ई और ई, ये भी सेम है। सी 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 और ये सी, इसके अंदर भी सेम है। फिर देखते हैं अगला वर्ड है आर, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, यानी 4 वर्ड तो सेम है। उसके बाद देखते हैं इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसके अंदर भी ओ है और इसके अंदर भी ओ है, यानी इन चारों के अंदर शुरू के 5 अक्षर तो क्या है, समान है। अगला देखते हैं एल, इसके अंदर आ रहा है एल, यहाँ पे है एम, यहाँ पे है पी, यहाँ पे भी है पी। तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या है, पी है, यहाँ पे क्या है एम और यहाँ पे क्या है एल। तो आपको पता है कि अल्फाबेटिक में सबसे पहले एबीसीडी में देखते हैं, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है एल। तो एल आता है, मतलब ये तो हो गया पहला। सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट नंबर एल, उसके बाद आता है एम, तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर का, यानी फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद इन दोनों में कॉमन है पी पी, तो इसके अंदर पी और पी। अगला देखते हैं, इसमें आ रहा है ओ, यहाँ पे आ रहा है ओ, यहाँ पे आ रहा है एच। तो दोस्तों अल्फाबेटिक में सबसे पहले क्या आता है, एच, एच, ओ क्या आता है बाद में आता है, पहले आता है एच। तो फिर क्या हो जाएगा, फोर्थ, और उसके बाद क्या आ जाएगा, थर्ड। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, 1 2 4 3, जो कि कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर 2। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आप एलिमिनेट करते चलिए, देखते रहिए कौन कौन से समान है। जैसे शुरू के 5, इसमें चारों के अंदर 5 समान थे। उसके बाद हमने देखा इसमें एल आ रहा है, इसमें एन, पी और पी, यानी एल सबसे पहले आएगा तो एल आ गया पहले पे, उसके बाद आता है एम। इन दोनों में पी समान था, तो अगला वर्ड देखेंगे। अगला इसमें एच आ रहा है, इसके अंदर ओ आ रहा है, तो एच पहले आता है इसलिए ये पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, थर्ड। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनिए। तो हमें क्या दे रखा है, 11/132, और फिर क्या हमें पूछा है
यानी 11 और 132 में जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे आना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 100, 10, 100, दूसरा दे रखा है 9, 90, तीसरा 13, 169, और चौथा ऑप्शन है 12, 250। तो देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप देख सकते हैं ये क्या है 132, ये क्या है 11। अगर हम 11 का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं और प्लस 11 करते हैं, तो 11 का वर्ग कितना हो गया 121, 121 प्लस 11 कितने हो जाएंगे 132। यानी 11 का क्या कर रहे हैं, वर्ग करके उसके अंदर ही 11 जोड़ रहे हैं, यानी जो दे रखा है उसका वर्ग करें और वही जोड़ने में क्या हो रहा है, नेक्स्ट मिल रहा है। तो इसमें देखते हैं कि 10 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100, 100 प्लस 10 110, जबकि यहाँ पे क्या रहा है 100, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं 9, 9 का अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा 81, 81 प्लस 9 कितना होता है 90, जो कि क्या है दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जो दे रखा है नंबर उसका वर्ग करके वो नंबर जोड़ने पे हमें क्या मिल रहा है, नेक्स्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे 9 का वर्ग हो गया 81, उसके अंदर 9 जोड़ने पे क्या रहा है 90। तो हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट नंबर 9:90। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 90। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ओड वन आउट का है, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। हमें दे रखा है तीसरा, तो तीसरे में देखिए पहला दे रखा आई ई बी, चौथा ओ। तो ये तो मुझे नहीं लगता बताने की भी जरूरत होगी। आई ई बी ओ, 3 समान है एक अलग है। तो आप देख सकते हैं आई ई ओ, आई ई ओ ये क्या है, स्वर, इंग्लिश में बोलते हैं वोवल्स। 5 होते हैं ए ई आई ओ यू, इन्हें क्या बोलते हैं स्वर, इंग्लिश में बोलते हैं वोवल्स। बाकी जो रह गए इनके अलावा वो क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स, उनको क्या बोलते हैं व्यंजन। तो ये 5 होते हैं स्वर, बाकी के होते हैं व्यंजन। तो हम क्या देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आई ई ओ ये तो क्या दे रखे हैं स्वर यानी वोवल्स दे रखे हैं, जबकि बी क्या है कॉन्सोनेंट व्यंजन। तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, इन तीनों से अलग हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी कोड भाषा में, कोडिंग का क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देख के कंपेयर करके, कंपैरिजन करके सोल्व क्या करें, जैसे हम अभी करेंगे। इसको दे रखा है शी इज ब्रेव, या नीचे लिख लेते हैं शी इज ब्रेव। उसके बाद दे रखा है इसको लिख रहा है शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, जो कि सबको करना चाहिए। उसके बाद दे रखा है इसका मतलब है इज ऑलवेज चेयरिंग, यानी हमें क्या दे रखे हैं सेंटेंस दे रखे 3 और उनका क्या दे रखा है कुछ कोडिंग के मतलब कोडिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ मतलब दे रखा है कि इसको इससे इंडिकेट कर रहे हैं। और हमें पूछा क्या है कि स्माइलिंग कौन सा वर्ड स्माइलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है इसके अंदर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने क्या कहा था, कंपैरिजन करके देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड को देखिए तो इसके अंदर भी क्या आ रहा है शी इज, और सेकंड में भी देखेंगे तो हम क्या आ रहा है शी इज, यानी 2 सेम आ रहे हैं 2 वर्ड। तो इनके अंदर भी 2 वर्ड सेम आने चाहिए। तो हम देखेंगे कि री निक, यानी ये जो है इसके अंदर और इसके अंदर दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। ये इनको मैं बॉक्स में डाल देता हूं, ये इन दोनों के अंदर सेम आ रहे हैं। तो हमें यहां से क्या पता चल गया SUV किसको
रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेव को, लेकिन हमें पूछा क्या है, स्माइल को। तो यानी हम देखेंगे सेकंड और थर्ड को, अगले को देखिए इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी कोड भाषा में, यानी हमें क्या करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का है, किसी कोड भाषा के अंदर कोड दे रखे हैं, सूरीनिक, ये कोई कोड भाषा है जिसके अंदर इसको क्या कहा जाता है, शी इज ब्रेव। इसको क्या कहा जाता है, शी इज ब्रेव। उसके बाद हमें दे रखा है ई सोर, इनका प्रोनाउंसिएशन भी कुछ अजीब सा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। और फिर दे रखा है इसको कह रखा है इज ऑलवेज चेयरिंग, इज ऑलवेज चेयरिंग। इन्हें में क्या दे रखा है, शूरिनिक, यानी SUERENIK, उसको क्या कहा जाता है, शी इज ब्रेव को कोडिंग में ये कहा रखा है, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग को कोडिंग में ये कहा जाता है, और इज ऑलवेज चेयरिंग को ये, यानी हमें इस पे कोडिंग दे रखी है। फिर हमें पूछा है तो बताइए स्माइलिंग शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है, और हमसे पूछा क्या है, स्माइलिंग। जो स्माइलिंग है उसके लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं कंपैरिजन करके, यानी क्या क्या कह रहा है। देखिए पहले में देखिए हमें क्या दे रखा है, शी इज ब्रेव, शी इज और शी इज इन दोनों के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों के अंदर आ रहा है तो दो कोड क्या आएंगे, कॉमन आएंगे, यानी शी इज और शी इज के लिए कोड तो सेम होगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या दो कोड सेम आएंगे, तो आ रहे हैं दो कोड। हाँ देखिए ये RENIK और RENIK, ये क्या आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है। चीज के लिए तो हम क्या कह सकते हैं कि ब्रेव के लिए क्या हो गया, कोड SUE, ब्रेव का कोड हो गया SUE। लेकिन हमें क्या पूछा है, स्माइलिंग का। तो देखिए अगला देखते हैं, फिर इसको सेकंड वाले को और थर्ड वाले को कंपैरिजन करते हैं। तो इज ऑलवेज दोनों के अंदर क्या आ रहा है, इज ऑलवेज कॉमन आ रहा है, इसके अंदर भी क्या आ रहा है, इज ऑलवेज, और इसके अंदर भी क्या आ रहा है, इज ऑलवेज, यानी यहाँ पे भी दो कोड क्या होंगे, सेम होंगे, कॉमन होंगे। तो देखिए इन दोनों के अंदर यहां से हम देखेंगे तो ये SORRE इसके अंदर भी है और SORRE यहाँ पे भी है, ये इसके अंदर भी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तीन का हमें पता चल गया, यानी शी इज का तो RENIK में से होगा और ऑलवेज का क्या होगा, SOR और RE में से होगा। हमें किसका चाहिए, स्माइलिंग का। तो यहाँ पे सिर्फ स्माइलिंग बच गया, तो स्माइलिंग का कोड क्या बच गया यहाँ पे, PI। तो स्माइलिंग का कोड क्या हो जाएगा, PI। क्या हो जाएगा, PI। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तीसरा ऑप्शन क्या है, PI। तो तीसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, आपको कंपैरिजन करना है, इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन है, वैसे ही कोड कॉमन आएंगे, और फिर सेकंड और थर्ड को कंपेयर करा, इनके अंदर क्या कोड कॉमन है, तो फिर बच गया क्या, स्माइलिंग। तो हमें क्या पता चल गया कि स्माइलिंग का कोड क्या है, PI। वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिए हुए विकल्पों में से उन शब्दों को चुनिए जो नीचे दिए शब्द में शामिल अक्षरों से बन नहीं सकते। यानी हमें क्या दे रखा है, फिफ्थ के अंदर कुछ वर्ड, एक क्या दे रखा है, स्पेलिंग दे रखी है, वर्ड क्या दे रखा है, वो मर्चेंडाइज, MERCHANDISE, क्या दे रखा है, मर्चेंडाइज। यानी ये कोई स्पेलिंग दे रखी है मर्चेंडाइज की। और हमें क्या क्या कहा गया है कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
उनमें से वो ऑप्शन छांटना है जो इसके अंदर जो वर्ड आए हैं अल्फाबेट उनसे ना बना हो। यानी 4 ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है जो इसके अंदर जितने भी वर्ड आ रहे हैं उससे नहीं बना हो, यानी उसमें वर्ड कुछ अलग होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है मैश, MESH। तो देखिए ये रहा ME, ये S और ये H, यानी MESH इसके अंदर आ रहा है, MESH, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है डाइस, DICE। तो ये रहा DIC और E, तो डाइस भी इसके अंदर ही बन रहा है। तीसरा ऑप्शन है चार्म, तो CHAR और ये M, तो चार्म भी इसके अंदर से ही बन रहा है। अब फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, फिर भी देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है चेंज, CHAN तो है और E भी है लेकिन G नहीं है, इसके अंदर तो G है ही नहीं, जबकि चेंज के अंदर क्या आता है G। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। और ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है चेंज, CHANGE। तो चेंज क्या हो जाएगा आंसर, क्यों? क्योंकि मर्चेंडाइज के अंदर जी नहीं आ रहा जबकि चेंज के अंदर जी आ रहा है, तो ये चेंज जो है वो इससे नहीं बन सकता, ये एक अल्फाबेट अलग आ गया इसके अंदर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 चेंज। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यानी में क्या है 6 के अंदर लॉजिकल ऑर्डर, सार्थक क्रम में जमाना है। वर्ड दे रखे हैं कुछ, पहला वर्ड है पौधा, दूसरा दे रखा है बीज, तीसरा वर्ड है फल और चौथा दे रखा है पौध। चौथा क्या दे रखा है पौध। तो देखिए बहुत से बच्चे जैसे, तो आप राजस्थान के रहने वाले तो जानते होंगे कि पौध क्या होती है। पौध होती है एक तरीके से बीज को लगाते हैं क्यारियों के अंदर, तो उससे पौध, पहले पौध करते हैं, फिर वो जो पौध होती है उसी को फसल के रूप में पौधा बनता है। तो फसल के अंदर लगाई जाती है, डायरेक्ट बीज नहीं लगाई जाती। तो सबसे पहले क्या होती है पौध, बीज से क्या बनती है पौध बनती है। जैसे आपने देखा होगा टमाटर के लगाते हैं तो पहले टमाटर के बीज 2-4 क्यारियों में लगाते हैं, वहां से पौध तैयार की जाती है, फिर उनको खेत के अंदर लगाया जाता है। तो अगर हम इसका क्रम बनाएंगे, क्रम कैसे चलेगा, तो सबसे पहले आएगा बीज, तो बीज का होता है फर्स्ट, बीज से क्या बनेगी पौध बनेगी, पौध बन के तैयार होगी, तो ये हो जाएगा फोर्थ, पौध बन के तैयार होगी, फिर हम खेत में लगाएंगे तो उससे क्या बनेगा पौधा, ये हो जाएगा फर्स्ट, और फिर पौधे से क्या बनेगा फल, तो ये हो जाएगा थर्ड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 4 2 4 2 4 1 3 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन ही क्या देगा 2 4 1 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक खुदरा दुकान में 54 अलमारियां थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा IQ लेवल का क्वेश्चन है। एक खुदरा दुकान में 24 अलमारियां थी, प्रत्येक अलमारी के अंदर, यानी प्रत्येक जो अलमारी है उसके अंदर क्या थी 28 रैंक थी, और एक रैंक के अंदर क्या थे 10 बॉक्स थे, और प्रत्येक बॉक्स के अंदर 4 कमीज थी। हमें क्या दे रखा है अलमारियां कितनी थी उस दुकान के अंदर, अलमारियां थी 28। एक अलमारी के अंदर अलमारी थी 54 अलमारियां थी 54, एक अलमारी के अंदर कितनी रैंक थी 28, तो कितनी रैंक हो गई एक के अंदर 28। एक रैंक के अंदर कितने बॉक्स थे 10, कितने बॉक्स थे 10, और एक बॉक्स के अंदर कितनी कमीज थी, एक बॉक्स के अंदर 4 कमीज थी। यानी एक खुदरा दुकान के अंदर 54 अलमारियां थी, प्रत्येक अलमारी के अंदर 28 रैंक थी, प्रत्येक रैंक के अंदर 10 बॉक्स थे, और प्रत्येक बॉक्स के अंदर 4 कमीजें थी। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एक दिन 500 बॉक्स बेचे गए तथा 250 बॉक्स खरीदे गए। यानी एक दिन क्या हुआ 500 बॉक्स तो बेचे गए दुकान पे और 250 बॉक्स खरीदे गए, हमें क्या पूछा है उस दिन कमीज कितनी कमीजें थी, यानी
500 बॉक्स बेचे गए, 250 बॉक्स खरीदे गए, तो हमें क्या पूछिए, कमीजों की संख्या नहीं उस दिन कमीजें कितनी थी। ऑप्शन भी देख लीजिए, हमारे ऑप्शन दे रखे हैं कमीजों की संख्या देखिए। पहला ऑप्शन है 59,360, दूसरा है 59,580, तीसरा ऑप्शन है 59,480 और चौथा ऑप्शन है 60,480। अब देखिए क्वेश्चन को, तो आप में से आधे तो इस क्वेश्चन को देख के सोचेंगे कि ये तो क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या देखा, प्रत्येक बॉक्स के अंदर कितने, यानी प्रत्येक रैंक में बॉक्स कितने हैं 10, और एक बॉक्स में कितनी कमीजें हैं 4। उन्होंने देखा 500 बॉक्स बेचे, 200 खरीदे, यानी कमीजें कितनी हुई 500 में से 200, यानी 500 की कमीजें हो गई 1000 और 250 वापस ले लिए तो इसकी हो गई कितनी, 500 की हो गई 2000 और इसकी हो गई 1000, यानी कितनी कमीजें बची 1000। उस दिन कमीजें थी या तो 3000 या 1000, हम पूछे बची कितनी थी, तो बची है 1000, टोटल कितनी हुई थी तो हो गई 3000, यानी या तो 1000 या 3000। इनमें से हमारा आंसर होने, जबकि ऑप्शन देखें 59,000, 60,000, तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो ऐसे करके वो इस क्वेश्चन को छोड़ देते, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं ऐसा। अगर आप ढंग से देखें तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने क्वेश्चन में कहा है कि उस दिन कितनी कमीजें खरीदी गई। उसने कहा 500 बॉक्स बेचे, 250 बॉक्स खरीदे। उसने ये थोड़ी कहा कि 500 बॉक्स जो बेचे थे उनके अंदर, हर बॉक्स के अंदर कमीज थी, या जो 250 बॉक्स खरीदे हैं उनके अंदर भी कमीजें थी। उसने सिर्फ इतना कहा 500 बॉक्स बेचे, 250 बॉक्स खरीदे, कमीजों के बारे में कुछ ही नहीं कहा। तो यानी इनसे हमें कुछ मतलब नहीं है, 500 बॉक्स बेचे, 200 बॉक्स बेचे, हमें कमीजों की संख्या निकालनी है। तो कमीजों की संख्या देखिए कैसे आएगी, अलमारियां कितनी है टोटल 54, यानी 54 अलमारियां हैं। एक अलमारी में कितनी रैंक है 28, हर रैंक के अंदर कितने बॉक्स है 10, और हर बॉक्स के अंदर कितनी कमीजें हैं 4, यानी 54 गुणा 28 गुणा 10 गुणा 4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 60,480। वही क्या हो गई हमारे कमीजों की संख्या। यानी यहाँ पे जो 54 अलमारियां थी उनके अंदर हर अलमारी के अंदर 28 रैंक थी, प्रत्येक रैंक के अंदर 10 बॉक्स थे और हर बॉक्स में 4 कमीज थी। तो यहाँ से कमीजों की संख्या आ गई 60,480। 500 बेची, 250 खरीदी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्वेश्चन था पढ़ने, इसलिए कहता हूं कि पहले 20 से 25 सेकंड आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ऐसे नहीं कि आपने देख लिया कमीजों की संख्या निकालनी है, चलो लगा दिया, कोई जरूरत नहीं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतीकों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए अंकगणितीय प्रतीकों की सही समीकरण चुनिए। यानी हमें क्या दे रखा है 8वें में, हमें स्टार लगा रखा है, प्रतीक दे रखे हैं कुछ, और उनकी जगह हमें गणितीय जो प्रतीक होते हैं वो लगाने हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 9। ये हमें क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है, इसके अंदर ये प्रतीक लगा रखा है स्टार का। हमें इनकी जगह क्या लगाने, गणितीय प्रतीक। गणितीय प्रतीक क्या है, क्या क्या दे रखे हैं, देखिए हमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है प्लस, गुणा, बराबर, घटा। दूसरा दे रखा है गुणा, भाग, माइनस, बराबर। तीसरा दे रखा है गुणा, तीसरा है गुणा, माइनस, प्लस, बराबर। चौथा क्या दे रखा है प्लस, माइनस, बराबर और डिवाइड। हमें ये वाले प्रतीक इनके अंदर ऐसे, यानी वो वाला सीक्वेंस देखना है जो इसके अंदर इसको सेटिस्फाई करे, यानी इसको एक तरीके से जैसे इसके अंदर हम रखें तो ये वैल्यूज क्या हो, सेटिस्फाई हो, यानी सेम हो। जैसे कि इसके अंदर क्या वैल्यूज रखें, तो सबसे पहले देखिए, अगर आप देखें तो देखते ही पता लग रहा होगा, 2 गुणा हम करते हैं 4, इसमें लगाते हैं -3, फिर लगाते हैं +4, तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5 + 4 9, तो बराबर क्या आ गया 9। सिंपल सा इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गया। 4 गुणा 2 गुणा 4 -3 + 4 बराबर 9।
तो यहाँ से क्या आएगा, प्रतीक कौन कौन से आगे, गुणा, माइनस, प्लस, बराबर, कौन से के अंदर है, तीसरे ऑप्शन के अंदर। कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन के अंदर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ये तो देखते ही पता लग रहा है कि 2 को 4 से गुणा करें और यहाँ पे 3 घटा के 4 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रतीकों का सीक्वेंस कौन सा हो जाएगा, ये वाला, गुणा, माइनस, प्लस, बराबर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो 8 में क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण उल्टे क्रम में हैं तो कोडित वर्णों से छुपा हुआ सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम, उल्टा क्रम का मतलब है एबीसीडी लिखी हुई है, जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, डॉट 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 ए, उल्टी लिखी हुई है। उसके बाद क्या है, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 11, 15, 26, 13, 22। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है 15, 11, 22, 26 और 13। तीसरा ऑप्शन है 11, 22, 15, 13 और 26। और फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 26, 22, 15, 13 और 11। ये क्या हो गया, हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उसने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण उल्टे क्रम में कोडित है, और उसके बाद 4 ऑप्शन। तो हमें क्या करना है कि ये 4 ऑप्शन के अंदर अल्फाबेट्स यानी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के जैसे 11वें अक्षर में इसको उल्टी लिखेंगे तो 11वें नंबर पे जो अक्षर आएगा, फिर 15वें पे आएगा 26, 13, 22। तो इन अक्षरों से जो सार्थक यानी मीनिंगफुल जो सेंटेंस बनेगा वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे आप इसको कैसे करेंगे, जेड से ए तक उल्टी अल्फाबेट लिखेंगे, फिर देखेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 11वें नंबर पे क्या आ रहा है, 15वें पे क्या आ रहा है, तो इसमें लगेगा टाइम। सीधा आप ये याद रखिए कि 11वें का मतलब क्या हुआ। यहां से मान लीजिए हमें 11वें का अक्षर निकालना है, मतलब इसका निकालना है अपोजिट। अपोजिट मैंने आपको बताया था, जैसे 11वें में क्या आता है, 11वें पे नंबर पे आपने इजोटी याद करा होगा, EJOTY, 5, 10, 15, 20 और ये 25। 10वां पे जे, 11वें पे आता है के आता है 11वें पे। हमें चाहिए के का विपरीत। विपरीत का मतलब क्या होता है, जिनका दोनों का सम क्या हो, 27 हो। जैसे जेड का विपरीत क्या होता है, ए, वाई का क्या हो गया, बी, एक्स का क्या हो गया, सी। तो ऐसे के का क्या हो जाएगा, जिसकी क्या हो नंबर 16, यानी जिनका सम कितना हो 27 होते, यानी यहाँ पे 16वें नंबर का। तो जो उल्टे से जेड में हम 11वें नंबर पे देखेंगे, वही अगर सीधी अल्फाबेट ABCD लिखी होगी तो वो किस पे होगा, 16वें नंबर पे होगा। यानी ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो 16वें नंबर पे क्या आता है, 15 पे आ गया O, तो 16 पे आ जाएगा P। तो 11 की जगह क्या आ जाएगा, P। क्या आ जाएगा, P। समझ में आ गया क्यों आ गया, क्यों, क्योंकि जैसे हम इसको उल्टा लिख के 11 का निकालेंगे तो इसका अपोजिट होगा। जैसे ABCD हम सीधी ABCD लिखे हुए तो इसमें जो 16वें नंबर पे होगा वही जब उल्टा लिखेंगे तो 11वें नंबर पे होगा, यानी उसका अपोजिट आएगा। तो क्या होगा, वो P। ऐसे ही 15 निकालें तो 15 पे किस क्या आता है, O। तो 15 का अपोजिट क्या होगा, जिसकी क्या नंबर हो, 12वें नंबर का जो अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, 15 का उल्टा। 12वें पे क्या आता है, 10 पे आता है J, 11वें पे के तो 12वें पे आएगा L, 15 की जगह L। फिर उसके बाद 26, तो 26 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, यानी 26 पे आता है Z, तो Z का अपोजिट होता है A, तो यहाँ पे A। उसके बाद 13 पे क्या आता है M, 13 पे क्या आता है M, तो इसके अपोजिट के लिए 13 में क्या जोड़ेंगे, 14 पे आता है N, तो इसका अपोजिट हो जाएगा N। और 22 में क्या जोड़ेंगे, 5 पे आता है E, दिया जाएगा E। तो यहाँ पे क्या बन गया, प्लेन, जो कि पहला हो गया हमारा क्या आंसर। प्लेन का मतलब होता है समतल, जो बिल्कुल हम कहते हैं ना बिल्कुल प्लेन सरफेस थी, तो वो क्या होगी, बिल्कुल समतल यानी बिल्कुल बराबर थी, प्लेन थी बिल्कुल। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये इसमें बिल्कुल आपको ऐसे बहुत टाइम लगेगा, आप जेड से ए तक लिखेंगे फिर एक एक को गिनेंगे, जबकि आप
इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखिए कि हमें क्या पूछा है, उल्टा क्रम लिखिए। 11वें नंबर का पूछा मतलब सीधे से 16वां नंबर, उल्टे से 15 पूछा मतलब सीधे से 12वें नंबर पे, उल्टे से 26वां मतलब सीधे से पहले नंबर पे। तो ऐसे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10वां। पूरी इजॉइटी याद कर लीजिए, अगर आपको अल्फा और हो सके तो आप अपोजिट लेटर पूरे याद कर लीजिए कि इसका अपोजिट। आपको वहां टाइम लगेगा, आप लिख के करेंगे तो टाइम लगेगा, जबकि याद कर लेंगे पहले ही तो इतना टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपको याद रहेगा। ए का अपोजिट जेड होता है, बी का ये होता है, एम का अपोजिट एन होता है, डायरेक्ट याद कर लीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है, टेबल दे रखी है। ये टेबल होगी, इस टेबल के अंदर क्या दे रखा है, 24, 20, 37। अगला दे रखा है 31, 25 क्वेश्चन मार्क, 26, 36, 19। ऑप्शन है, पहला है 26, दूसरा है 30, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 35। 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम ज्यादातर करते हैं क्या, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, वर्ग या वो सब कुछ। तो देखिए मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करके अगर इन दोनों को भी करते हैं तो 37 आ रहा है, जो कि बहुत छोटी संख्या। मल्टीप्लाई का मतलब होता है बड़ा, यहाँ पे कोई बड़ा डिजिट आता है तो हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई हो सकता है। फिर घटाओ, तो घटाओ के अंदर भी नहीं हो रहा क्योंकि घटाने से भी ये नहीं आ रहा। अब देखते हैं इनको जोड़ के, तो जोड़ देते हैं तीनों को, 6, 1, 7 और 4, 11, 2, 3, 5, 2, 7 और 1, 8। इसका जोड़ क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। इसको देखते हैं 6, 5, 11 का 1, 3, 2, 5, 2, 7, 81। तो हमारा क्या हो गया कि इन दोनों का जोड़ 81 आ रहा है, मतलब तीसरे का जोड़ भी क्या आएगा, 81 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 19 और 37, 19 और 37 हो गए 56, जोड़ क्या आएगा टोटल 81। तो 81 में से 56 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25, 81 में से 56 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 81 है तो तीसरे का जोड़ भी क्या होगा 81 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25, जो कि कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 11। तो देखिए क्वेश्चन 11 क्या है, नीचे एक वक्तव्य दिया गया है जिसके आगे 2 निष्कर्ष, यानी एक कोई कथन दिया गया है और उसके आगे क्या दे रखे हैं, 2 निष्कर्ष दिए हैं। आपको वक्तव्य को सत्य मानना है, यानी जो दे रखा है उसको 100% ट्रू मानेंगे, चाहे उसका कुछ लेना देना हो, असलियत सत्य से लेना देना हो या ना हो। यानी जो दे रखा है उसको हमें क्या मानना है, 100% ट्रू मानना है। यानी वो बोल दे कि सूर्य क्या होता है, उत्तर से उगता है, तो हमें क्या मानना है, उत्तर से ही उगता है, यही मानना है, यानी 100% ट्रू मानना है। चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, मैं कह रहा हूं जैसे कि सामान्य तथ्य उससे लेना देना हो ना हो, लेकिन हमें क्या मानना है, 100% ट्रू मानना है। फिर उसके बाद दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है, और फिर जो हमें दिया गया है उसका जो निष्कर्ष यानी जो 100% उसको फॉलो कर रहा है, यानी ये हो सकता है, फिर उसे हमें क्या बताना है कि वो सही होगा या नहीं होगा। जैसे वक्तव्य दिया गया है, अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं। यानी अधिकांश जो भारत के रहने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि हमारे पास क्या है, महान विरासत है, हमारी विरासत क्या है, बहुत ही महान है, लेकिन कुछ क्या मानते हैं, उसको इसमें विज्ञान को भी शामिल करते हैं, यानी विज्ञान का भी इसमें योगदान है। किसमें, विरासत को महान बनाने में क्या है, विज्ञान का योगदान है। ये हमें क्या दे रखा है, वक्तव्य दे रखा है। फिर इसका पहला निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष दे रखा है, कई भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है। क्योंकि जैसा मैं बोल रहा था कि कई भारतीय क्या मानते हैं, विज्ञान ने क्या कराया, विरासत को महान बनाया, तो इसमें दे रखा है, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं, यानी जो कुछ है वही कई हो गए, यानी कुछ तो होंगे, कई का मतलब है 1, 2, 3, और कुछ और कई में यही है कि कुछ होंगे। जैसे 100 मानते हैं कि विरासत महान है, तो 100 में से
5 तो ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि विज्ञान भी इसके अंदर शामिल है महान बनाने के अंदर, तो वो 5 क्या हो गया, कुछ, यानी पहला क्या कर रहा है, निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। दूसरा है कई भारतीय नहीं जानते कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। तो देखिए दूसरा क्या है, कुछ भारतीय, तो आपने इसको ढंग से पढ़ा होगा। अधिकांश भारतीय जानते हैं, उसने क्या कहा, अधिकांश, ये नहीं कहा कि सभी भारतीय जानते हैं। अब सभी का नाम नहीं कहा तो मतलब कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते कि भारत के पास क्या है, वैज्ञानिक विरासत है। तो उसने सबसे पहले क्या कहा था, पहली लाइन में अधिकांश भारतीय जानते हैं जबकि कुछ नहीं जानते। तो सेकंड भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी दोनों निष्कर्ष सही है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, दूसरा है केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, तीसरा है निष्कर्ष 1 व 2 दोनों निकलते हैं, चौथा है निष्कर्ष 1 व 2 दोनों में से कोई नहीं निकलता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड, 1 व 2 दोनों, क्योंकि दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। पहला कह रहा है कि कुछ मानते हैं विज्ञान का योगदान है, तो उसमें दे रखा है वक्तव्य में कि कुछ मानते हैं विज्ञान का योगदान है। दूसरे के अंदर कह रहा है कि कुछ नहीं जानते, तो उसने क्या कहा, अधिकांश भारतीय, ये नहीं कहा सभी भारतीय। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 व 2 दोनों निष्कर्ष निकलते क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, दिशा का, दक्षिण दिशा में। तो सबसे पहले आप छोटा सा इधर ये बना लें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वो कह रहा है शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, ये दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। ये क्या हो गया, आरंभिक बिंदु या आरंभ लिख लीजिए इसको। आगे बोल रहा है 15 मीटर चलने के बाद, यानी ये कितना चला, 15 मीटर। 15 मीटर चलने के बाद 2 बार अपनी बाएं ओर घूमी, यानी शारदा 2 बार क्या करी, बाएं ओर घूमी। क्या बताया था, घड़ी की सुई जिस ओर चलती है वो होती है दाईं, और उसकी विपरीत दिशा में क्या होती है, बाईं ओर। तो घड़ी की दिशा कैसे चलती है, घड़ी की सुई ऐसे, तो हम कैसे घूमेंगे, बाईं ओर किधर हो जाएगा, ये 2 बार, पहली बार इधर। फिर आगे कह रहा है दोनों बार कितनी, 15-15 मीटर चलता है, चलती है शारदा, ये 15 मीटर चल गए। फिर बोला है बाईं ओर दोबारा, तो ऐसे सही सुई घूमती है किसकी, घड़ी की, यानी ये तो क्या हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा। तो इसका बाईं ओर कौन सा होगा, ये लीजिए बाईं ओर। फिर कितनी चली, 15 मीटर, 15 मीटर। फिर आगे क्वेश्चन पूछा है, अब वह अपने प्रस्थान स्थल में से कितनी दूरी वह किस दिशा में है। यहां से चली थी, यहां पहुंच गई, किस दिशा में है, इस दिशा के अंदर है, कितना है, यहाँ 15 मीटर, तो ये भी कितना होगा, 15 मीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 15 मीटर है, यहाँ पे 15 मीटर, यानी एक उसने क्या करा, एक वर्ग की दूरी तय करी, यानी एक वर्ग में जो दूरी है वो क्या करी, तय कर ली। तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 मीटर। इस तरफ कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, यानी वो प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, 15 मीटर पूर्व दिशा में, 15 मीटर पूर्व की ओर, 15 मीटर पूर्व की ओर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 15 मीटर पूर्व है। तो देखिए कुछ नहीं, चली 15 मीटर बाएं, बाएं का मतलब घड़ी की सुई के अपोजिट में, विपरीत के अंदर, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, हम घूमेंगे उसके विपरीत में 15 मीटर। फिर घड़ी की सुई के विपरीत में 15 मीटर, यहाँ से चली थी, यहाँ पे पहुंचने में यहाँ पे 15 मीटर तय करी दूरी, तो यहाँ पे भी कितनी दूरी होगी, 15 मीटर। आरंभ स्थान से किस तरफ है, पूर्व दिशा की ओर, तो आंसर हो जाएगा 15 मीटर पूर्व की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, 6 व्यक्ति दे रखे हैं, PQRSTUV, पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। वही पूर्व की बात हो गई, पूर्व अभी हमने देखा था इधर है, तो ये 6 व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5, ये 6 व्यक्ति हो गए। इन सबका मुंह किधर है, ये पूर्व मान लीजिए, पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। आगे करा है आर बीच में है, आर कहां पे है, बीच में, किसके बीच में है, P व T के। तो मान लीजिए आर को बिठा देते हैं, पहले बिठा देंगे, यहाँ पे रख लीजिए कि आर, ऐसे मान लीजिए आर कहां पे है, P व T के बीच में है। फिर आगे है Q T के निकटतम दाएं हैं, Q कहां पे है, इसको थोड़ा इधर लिख लीजिए,
P व T के बीच में कौन है, R। फिर आगे बोल रहा है Q T के निकटतम दाएं, T के निकटतम दाएं ये रहा, तो यहाँ पे कौन है, Q बैठा है। उसके बाद आगे बोला लेकिन S से बाईं ओर, S से बाईं ओर Q मतलब S यहाँ पे होगा, S का बायां ये हो गया, जबकि T का दायां ये हो गया। यहाँ पे क्या है, S बैठा है। फिर है U दाएं छोर पर नहीं है। अब आप देखेंगे इसका, तो इसका दायां छोर कौन सा, अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो मेरा राइट हैंड कौन सा, ये, यानी ये दायां छोर आ गया। यहाँ पे U नहीं है तो U कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये हमारा सीक्वेंस हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी एज इट इज आ जाएगा U P R T Q S, ये 6 हो गए। फिर पूछ रहा है तो बताइए P के बाईं ओर कौन है, ये P का बायां ये रहा, P के बाईं ओर कौन है, U। तुम्हारा ऑप्शन फर्स्ट क्या दे रखा है, U, वो क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जो कंडीशन दे रखी है आप एक बार उन कंडीशन को पढ़े और वैसे वैसे इनको अरेंज करते जाए, बैठाते जाए, तो हमारे को आंसर मिल गया क्या है कि P के बाईं ओर कौन बैठा है, U। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 14 है कुछ छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं, यानी पंक्ति है कोई, मान लीजिए ये पंक्ति है जिसमें कुछ छात्र खड़े हैं। रमेश व सुरेश को छात्रों ने पृथक करा हुआ है। ये रमेश मान लीजिए, यहाँ पे रमेश है, यहाँ पे क्या है, सुरेश है। रमेश और सुरेश, और इनके बीच में कितने छात्र हैं, 7। कितने छात्र हैं, 7 छात्र लिख लीजिए। आगे, अगर सुरेश दाहिने सिरे से 8वां है, राइट हैंड साइड से, ये दाहिना हो गया, यहां से ये कौन सा है, 8वां है, तो रमेश बाईं ओर से कौन सा होगा। तो हमें बताना है रमेश बाईं ओर से कौन सा होगा। ऑप्शन बता देता हूं मैं एक बार आपको। ऑप्शन है 15, 16, तीसरा दे रखा 6, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से नहीं, सॉरी, दे रखा है आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो देखिए एक बात हमेशा माइंड में रखिए कि जरूरी नहीं वो जो क्वेश्चन देगा उसका आंसर निकले ही निकले। कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है जिसमें बच्चे अटक जाते हैं, वो देखते हैं नहीं इसका आंसर निकलेगा और वो वहां पे टाइम खराब कर देते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके आंसर नहीं निकलते, यानी या तो डाटा इनकम्प्लीट होता है, यानी पूरा डाटा नहीं देता जिससे आंसर निकाल सके, आधा दे देता है, पूछता आंसर क्या होगा। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसी के अंदर उलझ के रह जाते हैं। यहाँ से 8वां है, इनके बीच में 7 है, यानी पहला हो गया, इधर से निकालने लग जाते हैं आंसर, जबकि उनको ये नहीं पता कि इसका आंसर निकलेगा कैसे। यहाँ से तो उसने बता दिया कि 8 है, लेकिन इसका तो हमें पता ही नहीं है कि इधर कितना है। इन दोनों के बीच 7 है, मतलब रमेश यहाँ से कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड का तो हमें नॉलेज है, लेकिन सुरेश के बाद कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स के भी नहीं दिए हुए, टोटल क्लास में छात्रों की संख्या हमें नहीं पता, क्वेश्चन में दी नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम रमेश या सुरेश किसी के भी पोजीशन नहीं निकाल सकते वह कौन से स्थान के अंदर है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंकड़े अपर्याप्त है। अगर वो हमें छात्रों की संख्या बताता, 10 छात्र है, 20 छात्र है, पंक्ति में 30 है, तब तो हम क्या कर सकते थे, आंसर निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे कितने छात्र हैं वो हमें नहीं पता, तो इसका क्या है, आंकड़े अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी आप क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसके अंदर अगर आप आंसर निकालना चाहेंगे तो निकलेगा भी नहीं आंसर, बस आपका टाइम खराब होगा। तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़े, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक फोटो को देखकर क्यों कहता है, क्या कहता है, क्यों कहता है, वह मेरी बहन की, ये मान लीजिए क्यों है, ये क्या है, फोटो है, किसी का भी है एक्स वाई जेड, मेल फीमेल, वो बता रहा है क्या, ये मेरी बहन की नानी। उसकी बहन की नानी कौन हो गई, क्यों की भी नानी हो गई,
नानी कौन होती है? माँ की माँ, यानी क्योंकि मम्मी की मम्मी क्या हो गई? नानी हो गई, तो वह मेरी बहन की नानी की बेटी का एकमात्र भाई है। यानी क्योंकि नानी कौन हो गई? क्योंकि मम्मी, सॉरी, क्योंकि नानी हो गई क्योंकि मम्मी की मम्मी, और क्योंकि नानी की बेटी कौन हो गई? क्योंकि मम्मी, और मम्मी का भाई क्या होता है? मामा। यानी ये फोटो किसकी है? क्योंकि मामा की फोटो है, मामा की, क्योंकि मामा की क्या है? फोटो दे रखी। क्यों? कि बहन की नानी क्योंकि नानी, और क्योंकि नानी कौन होगी? क्योंकि जो माँ मम्मी होगी उसकी मम्मी, और उसकी नानी की बेटी कौन है? क्योंकि मम्मी, और मम्मी का भाई क्या लगता है? हमारा मामा। तो ये क्या हो जाएगी? जो फोटो दे रखी है वो क्या है? क्योंकि क्या है? मामा। अगला दे रखा है, आगे है, दूसरी फोटो देखकर पी कहता है। अब क्यों ने तो बता दिया कि फोटो किसकी है, डायरेक्ट तो नहीं बताया, डायरेक्ट नहीं बताया, तो घूम फिरा के बता रहा है वो मेरी बहन की नानी की इकलौती बेटी का इकलौता भाई है। फिर अगला दे रखा, देखिए पी क्या बता रहा है। पी बोल रहा है वह मेरी बहन की नानी की बेटी का इकलौता भाई है, यानी ये भी क्या है? पी का मामा, क्योंकि सेम टू सेम बता रहा है, बहन की नानी की बेटी का इकलौता भाई, यानी पी का मामा। उसके आगे बता रहा है यदि दोनों फोटो में से एक पी का था या क्यू का था। इसके बाद देखिए क्या बता रहा है कि जो दोनों फोटो थे इनमें से या तो ये पी का था, क्यू का था, या ये क्या था? पी का था या क्यू का था। एक फोटो किसका था? या तो पी का था या क्यू का था। आगे बता रहा है तथा जिस फोटो की तरफ क्यू देखता है वह पी का नहीं है, यानी ये जो देख रहा है ये वो पी का नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि जो पी देख रहा था वो फोटो किसका है? क्यू का है। यानी हमें क्या बोला है कि दोनों फोटो में से एक पी या क्यू का है। फिर क्या बोला कि जो फोटो क्यू देख रहा है वो पी का नहीं है, यानी जो पी देख रहा है वो क्यू का है, यानी क्यू क्या हो गया? पी का मामा, यानी पी का मामा कौन है? क्यू है। फिर आगे बताइए, तो बताइए क्यू से पी किस प्रकार संबंध है। तो क्यू से पी क्या आ गया? मामा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मामा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया? आंसर हो गया, यानी क्यू क्या है? पी का मामा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है यदि 7 व्यक्ति, इसके अंदर 3 क्वेश्चन है और इसमें कुछ जानकारी दी हुई है, जिसको इस जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 16 से 18 के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पहला है 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी, क्या क्या दे रखे? 7 व्यक्ति दे रखे, पी क्यू आर एस टी यू और वी, कौन है? 7 व्यक्ति हैं। उड़न खटोले से जाते हैं। अब आप जानते हो उड़न खटोला क्या होता है? उड़न खटोले से जाते हैं, कुछ जुगाड़ होगा उड़न खटोला। हवाई जहाज को तो नहीं बोलते, पहले जरूर बोलते होंगे। तो किससे जा रहे हैं? वो उड़न खटोले से जा रहे हैं। अगला है 2 उड़न खटोला है। उड़न खटोले कितने हैं? 2। तो मान लीजिए पहला है, अब मेरे को तो पता नहीं होता कैसा है, तो स्क्वायर बना लेते हैं अपन। आपने देखा है तो आप बना लीजिए, कमेंट करके हमें भी बता दीजिए उड़न खटोला कैसा होता है। ये फर्स्ट है, ये उड़न खटोला सेकंड है। फिर आगे बता रहा है तथा निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखना, यानी कुछ कंडीशन दे रखी है, शर्तें, उनको ध्यान में रखना है। पहला है पी उसी खटोले में जाएगा जिसमें टी जाएगा, यानी पी और टी एक में जाएगा। तो आपकी मर्जी पड़ी उसमें बिठाइए, पी और टी को यहाँ बिठा दीजिए या पी और टी को यहाँ बिठा दीजिए। हम पहले बता देते थे पी और टी कहाँ पे आएगा, ये पी और टी यहाँ पे आएगा। सेकेंड दे रखा है यू उस खटोले में नहीं जा सकता जिसमें आर व एस हो। इसका मतलब क्या है कि आर और एस एक साथ जाएंगे, जबकि उनके साथ कौन नहीं जा सकता? क्यू नहीं जा सकता। ये कंडीशन है। अगली कंडीशन दे रखी है क्यू व आर को उसमें नहीं बिठाया जा सकता जिसमें वी हो। इसके अंदर हमें एक लाइन और ऐड कर दी, क्या कि क्यू और आर का मतलब है क्यू आर और एस किस में हो गए? एक के अंदर ही हो गए, क्योंकि आर और एस साथ थे, क्यू और आर आ गए मतलब, और वो उसके अंदर कौन नहीं आ सकता? वी, यानी जिसमें वी होगा उसमें ये तीनों नहीं होंगे। मतलब क्या हो गया? 3, ये 3 होंगे जिसके अंदर यू और वी नहीं होंगे, उसके अंदर ये तीनों होंगे। अगला दे रखा है एक खटोले में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है? 4 है। तो देखिए अब इसके अंदर ही हमें पूरी जानकारी मिल गई कि एक के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने बैठ सकते हैं? 4।
तो अगर हम क्यू आर एस को यहाँ पे उठाए तो यहाँ पे नहीं बैठ सकते, क्यों? क्योंकि पी और टी पहले से ही है, ज्यादा से ज्यादा 4 बैठ सकते हैं, यानी क्यू आर एस किसमें आ जाएंगे? सेकंड वाले के अंदर। और अगर क्यू आर एस एक साथ है तो यू और वी नहीं आ सकते, इसका मतलब क्या है? यू और वी कहाँ जाएंगे? पहले आने के अंदर। तो पहले वुडन खटोले में कितने हैं? 4। कौन कौन? पी टी यू वी। दूसरे में कौन हो गए? क्यू आर एस। अब देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? यदि टी को यू वाला खटोला मिलता है, टी को यू वाला खटोला मिल गया, तब निम्नलिखित में से उन लोगों की कौन सी पूरी और सही सूची होगी जिनको दूसरा खटोला दिया जाएगा? दूसरी सूची क्या होगी? क्यू आर एस। ऑप्शन नंबर कौन सा है? चौथा, ऑप्शन नंबर 4 क्यू आर एस क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यदि U एवं Q एक ही खटोले में है, U और Q एक ही खटोले में, इस कंडीशन को आप छोड़ दीजिए, ये कंडीशन थी इसके लिए। अगला नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रहा है कि U और Q एक के अंदर है, तो आप क्या करिए? U को यहां से हटाइए, तो U को यहां डाल दीजिए। U किस में आ गया? दूसरे खटोले में U आ गया, तो ये U Q R S एक में हो गए। अगला है, तो इसमें से यदि U और Q एक ही खटोले में है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पूछ रहा है। पहला है V दूसरे खटोले में है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही हो गया, V दूसरे में है। Q U R S इसमें हो गए, जबकि P T V दूसरे में हो गया, तो 18वें का 17वें का हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, V दूसरे के अंदर है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? यदि R व T एक खटोले में है, अब देखिए वापिस R व T एक खटोले में है, तो इस बार क्या कीजिए? T को यहां पे रख लीजिए, R व T किसमें हो गए? एक के अंदर। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये कह रहा R T V एक ही खटोले में है, तो R और T तो एक में है लेकिन V नहीं है, यानी फर्स्ट नहीं होगा। अगला है Q उसी खटोले में है जिसमें V है, Q तो सेकंड में है जबकि V किसमें है? फर्स्ट में, ये भी नहीं होगा। थर्ड दे रखा है Q व R एक खटोले में नहीं है, लेकिन हमें तो दिख रहे हैं Q और R किसमें है? एक खटोले में है, यानी थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा है R व T वाले खटोले में 4 व्यक्ति हैं, R व T वाले में कौन कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4, तो ऑप्शन 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 4। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, 16 17 18। कुछ कंडीशन थी, उनको ढंग से पढ़ के आप वो कंडीशन लगाते जाएंगे, आपको आंसर मिलते जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19वां। क्वेश्चन नंबर 19वां है, अर्जुन को अच्छी तरह याद है, अर्जुन को क्या है? अच्छी तरह याद। अर्जुन को अच्छी तरह याद है कि उसकी माता का जन्म दिन 16 अगस्त किंतु 11 अगस्त, यानी 16 अगस्त से तो क्या है? पहले है। अर्जुन को क्या पता है कि 16 अगस्त से पहले माता का जन्मदिन और 11 अगस्त के बाद, 11 के बाद 16 से पहले, इनके बीच में ही होगा। उसके बाद जबकि उसके छोटे भाई को ध्यान है कि माता का जन्मदिन 13 अगस्त के बाद व 18 अगस्त से पहले है, तो ये किसको याद है? अर्जुन को। छोटे भाई को क्या पता है कि माँ का जन्मदिन 13 के तो बाद है लेकिन 18 से पहले है, 18 से क्या है? पहले है। तीसरा दे रखा है, और उसकी बहन को याद है कि माता का जन्मदिन किसी सम तिथि को है, तो अगस्त की किस तिथि को उसकी माता का जन्मदिन निश्चित रूप से पड़ता है? तो बहन को क्या पता है कि जन्मदिन कब है? सम तिथि। सम विषम तो आपको पता होगा, जिसका 2 में भाग जाए वो सम होती है, जिसका 2 में भाग ना जाए वो क्या होती है? विषम होती है। तो देखिए तीनों कंडीशन को, 11 के बाद और 16 से पहले आप देखिए सम संख्याएं कितनी है। यहाँ पे सम संख्याएं 2 है, 12 और 14। फिर छोटा भाई देख रहा है कि नहीं 13 के बाद है, 18 से पहले है, तो यहाँ पे देखिए 13 के बाद सम संख्या क्या है? 14 16। बहन बोल रही है कि सम संख्या को है, सम संख्या क्या हो सकती है? 12 14 16 18 कुछ भी हो सकती है बहन के अनुसार अगस्त के अंदर। अब इन तीनों को देखिए, 14 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और इसके अंदर भी सम संख्या भी है, 13 और 18 के बीच में है, 11 और 16 के बीच में भी है।
तो हम निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं, माँ का जन्मदिन कब है, 14 अगस्त को, यानी हम जब आजाद हुए थे उससे एक दिन पहले उनकी माता का क्या है, जन्मदिन है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 14 अगस्त। अब उन्होंने बताया नहीं कि 1947 था, 45 था कब था। तो ऑप्शन नंबर 4 14 अगस्त क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उनकी माता का जन्मदिन है 14 अगस्त को। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 2 निष्कर्ष 1 व 2 दिए गए हैं। यदि दिए गए कथन सर्वज्ञात तथ्यों से मेल न रखने वाले हो तो भी आप उन दोनों को सत्य मानिए, यानी कि उनका सत्यता से लेना देना हो या ना हो, उनको 100% ट्रू मानिए। उन दोनों को सत्य समझते हुए ये बताएंगे कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत है। अब देखिए कथन है पहला, कुछ किताबें पेंसिल है। तो हम क्यों क्या आ गया, आरेख का क्वेश्चन आ गया। तो पहले मैंने आपको पहले बताया था हम बनाते 2 आरेख। हम बनाएंगे पहले मुख्य आरेख। क्या बनाएंगे, मुख्य आरेख। उसमें क्या बोल रहा है, कुछ किताबें पेंसिल है, ये लीजिए, ये हमारी किताबें। कुछ लिटिल बिट सम, कुछ भी लगा दीजिए थोड़ी बहुत। ये क्या बता रहा है, पेंसिल। कुछ किताबें क्या हो गई, पेंसिल हो गई। फिर दूसरा बता रहा है कुछ पेंसिल घास है। देख लीजिए, सत्य से लेना देना हो या ना हो, हमें ट्रू मानना है, यानी पेंसिल कह दिया, घास है तो है, क्या कर सकते हैं। ये लीजिए, घास है तो है, कुछ पेंसिल क्या है, घास है। ये तो हो गया मुख्य आरेख। इसका बनाते हैं अब हम संभावित आरेख। अभी तो हम संभावना और ढूंढेंगे, ये तो कमी रह गई कि पेंसिल क्या है, घास है, और संभावना क्या है, और क्या हो सकता है। और देखिए क्या हो सकता है, कुछ किताबें पेंसिल है, चलो मान लिया कुछ किताबें पेंसिल है। ये किताबें हो गई, ये आ गई पेंसिल। उसके बाद है कुछ किताबें कुछ पेंसिल घास है। तो संभावना ये तो है, अगर पेंसिल ही घास हो सकती है तो किताबें घास क्यों नहीं हो सकती, ये ऐसे भी तो हो सकता है। हमने तो संभावना व्यक्त क्या कर दी कि किताबें भी क्या है, घास है। पेंसिल तो घास है जो है, किताबें भी घास है। अब देखिए इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं। पहला है सभी पेंसिल किताब है, सिर्फ ये पेंसिल किताबें हैं, सभी कहाँ हैं, सभी तो है ही नहीं। इसमें ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे भी कुछ किताबें क्या है, पेंसिल है, सभी नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखिए सेकंड है कुछ किताबें घास है। तो यहाँ पे देखिए किताबें घास, गलत। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये किताबें क्या है, घास है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये संभावित आरेख। जबकि निष्कर्ष को कब बता, मैंने आपको कल भी बताया था, कल की क्लास में, कि निष्कर्ष का मतलब होता है 100% श्योरिटी। 100% हमको क्या हो, श्योरिटी हो, यानी ये सच है। 100% जहाँ पे होगा वही क्या होगा, निष्कर्ष होगा। यानी इसके अंदर ना तो पहला निष्कर्ष निकलता है और ना ही दूसरा निष्कर्ष निकलता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा, निष्कर्ष 1 व 2 दोनों क्या है, गलत है। यानी दोनों निष्कर्ष ही यहाँ पे नहीं निकलते हैं, दोनों ही क्या है, गलत है। निष्कर्ष हमेशा उसी को मानते हैं जो 100% हम जिसमें श्योर हो, 100% श्योरिटी होगी वही क्या होगा, निष्कर्ष होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21वां। क्वेश्चन नंबर 21, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रश्न में कथन और उसके बाद अनुमान दिए गए हैं। क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है और उसके बाद क्या है, अजम्पशन, अनुमान दे रखा है कि ऐसा हो सकता है। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। हमें क्या मानना है, 100% ट्रू। अभी क्या दे रखा था, पुस्तकें क्या है, घास है, पेंसिल घास है, तो हमने मान लिया है, वो कह रहा तो है भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। फिर तय कीजिए कि कौन सा अनुमान कथ्यों का, यानी कथनों का जो क्या कर रहा है, तर्क संगत रूप से
अनुकरण करता है, यानी जो मान रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, किसके अनुसार, जो कथन दे रखा है उसके अनुसार, चाहे वह सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। देखिए कथन क्या दे रखा है, कथन है जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है। जनसंख्या क्या है, सबसे बड़ी प्रदूषक है। और उसके बाद दे रखा है अनुमान, अनुमान है पहला अनुमान क्या दे रखा है, बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। कथन क्या बोल रहा है, प्रदूषक है, पोल्यूशन है यानी गंदगी है, और इसमें क्या बोल रहा है, संसाधन है। तो ये तो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है, गलत है। दूसरा दे रखा है जनसंख्या गंदगी व हीनता की जनक है। क्या है जनसंख्या, गंदगी व हीनता की, तो ये तो है भी नहीं। लेकिन हमें क्या मानना है, जो कथन दे रखा है उसको 100% ट्रू मानना है। और कथन क्या कह रहा है, प्रदूषक, प्रदूषक का मतलब क्या होता है, गंदगी है, हीनता, गंदगी कह लीजिए कुछ भी, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो अनुमान सेकंड दे रखा है वो क्या है, निहित है, यानी जो अनुमान लगा रहे हैं हम सेकंड को लगभग क्या है, कथन के अनुसार बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, केवल दो ही निहित है, यानी जो सेकंड है वो अनुमान क्या है हमारा, सही है, लगभग सही है कथन के अनुसार। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, यदि 49 प्लस 37 को क्या बता रहा है, 23 होता है, 92 प्लस 13 बराबर होता है कितना, 15, यानी 49, 37, 23, 92 और 13 15। तो फिर पूछा क्या है कि 67 यानी 67 प्लस 42 कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। देखिए 49 प्लस 37 23 तो होगा नहीं, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ कर रखा होगा। तो देखिए देखते 9 और 4 कितना हो गया, 13 प्लस 7 और 3 10, 7 और 3 कितना हो गया, 10, 13 और 10 23, यानी क्या करा, जो अंक है उनका योग कर दिया, जो अंक दे रखे उनका योग कर दिया, तो क्या आ गया, 23 आ गया। 13 9 और 4 13, 7 और 3 10, 13 प्लस 10 23। ऐसे इसमें देखिए 9 और 2 कितना हो गया, 11 प्लस 3 और 1 4, तो 11 और 4 क्या हो गए, 15, यानी इन दोनों अंकों का योग और इन दोनों अंकों का योग उनको जोड़ दिया तो क्या आ गया, 15। तो ऐसे इसमें करेंगे तो 6 और 7 कितने हो गए, 13, और 4 और 2 6, तो 13 और 6 कितने हो गए, 19। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है चौथा, फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, 19, वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, अंकों को योग है, दोनों अंकों का उनको योग कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके अंदर 23 आ रहा है, इसमें 15 आ रहा है, इन दोनों अंकों का योग और इन दोनों अंकों का योग करेंगे तो 19। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है AZCXFU, तो फिर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है क्या, इसके बाद क्या आएगा। तो देखिए AZCXFU 1 26 3 24 6 21, क्या आ रहा है, 27 27 27। इसके अलावा अगर आप ऐसे करेंगे तो उन चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कि दोनों का योग 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके अलावा एक मेथड और देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो 1 से 3 कर दिया यानी +2, ये तो हो सकता है, ये तो आपको समझ में आ गया कि आंसर आप निकाल सकते हैं। 4 ऑप्शन में से ऐसा देख लीजिए जिसके दोनों अंकों का योग क्या आ रहा हो, 27 हो रहा, वो आंसर हो जाए। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ वो तो आंसर आ जाएगा। इसके अलावा देखिए 1 से 3 हो रहा है +2, 3 से 6 क्या हो गया, +3, यानी इसके बाद अब क्या होगा, +4, क्या होगा, +4, यानी यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, जिसका क्या हो 10, जिसका क्या हो 10, जो 10वें नंबर का है वो अल्फाबेट यहाँ पे आएगा। इसके अलावा देखिए 24 से 26 यानी -2, 24 से 26 क्या है, -2, फिर उसके बाद 26 से 24 क्या हो गया, -2, सॉरी 26 से 24 क्या हो गया, -2,
तो और 24 से 21 क्या हो गया -3। तो अब क्या आएगा यहाँ पे -4। -4 का मतलब u से -4 करा तो 17। क्या आएगा 17। आपको बताया था अभी पहले भी मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए ज्योमेट्री को। 5 10 15 20 25, 10वें का हो गया J, 15 का O, तो PQ, तो आंसर क्या हो जाएगा JQ। जब तक आप दो देखेंगे जिनका 4 ऑप्शन चेक करेंगे आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन को आप देखिए कि सबसे कम समय में कैसे कर सकें। अब आप कर तो वैसे भी सकते थे, 4 ऑप्शन को चेक करते हैं भाई को किसका क्या हो रहा है 27 बन रहा है योग, और उसको लिखते हैं। ऐसे आपने डायरेक्टली देख लिया कि 1 से क्या हो रहा है 3, 3 से 6 यानी +2 +3 +4, वैसे -2 -3 तो यहाँ क्या होगा -4, डायरेक्टली निकाले कर लीजिए। इसलिए अल्फाबेट को आपको विपरीत ऑर्डर यानी विपरीत, जैसे A का Z विपरीत याद होना चाहिए, इजोइटी याद होनी ही चाहिए। यानी आप ऐसे नहीं वहां पे उंगलियों पे गिन रहे ABC, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए क्या आएगा। तो जितना आप इनको याद कर लेंगे उतना ही जल्दी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन को आप डायरेक्ट देखते ही आंसर निकाल सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, रीजनिंग शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है रीजनिंग, क्या दे रखा है रीजनिंग। उसके बाद क्या पूछा है कि रीजनिंग शब्दों में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े। सबसे पहले तो इनके देखिए कौन से नंबर पे आते हैं। ये हो गया 18, 5, 1, S 19, 15, 14, 9, 14, 8, 7, सॉरी ये 7, ये हमने डिजिट लिख ली। अब हमें क्या पूछा है कि ऐसे जो वर्ड देखिए जिनके बीच में क्या हो उतना ही गैप हो जितना ABCD के अंदर होता है। ABCD इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ पे A आ रहा है और F आ रहा है, तो इनके बीच में उतने ही लेटर हो जितने इनके बीच में ABCD में। तो A और F के बीच में कितने होते हैं BCDE, कितने होते हैं 4। तो इनके बीच में क्या होने चाहिए 4 ही डिजिट यहाँ पे होने चाहिए, 4 ही अल्फाबेट। यानी जितने ABCD के अंदर हम ABCD लिखते हैं उसके बीच में जितने अक्षर रहते हैं उतने अक्षर यहाँ पे होने चाहिए, यानी गैप उतना ही होना चाहिए। तो देखिए चेक करते हैं, 18 से 19 कितना होता है 1, 8 से ऐसे 1 होता है, जबकि बीच में कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, ये नहीं हो सकता। 15 के बाद 6 तो कहीं आ रहा ही नहीं है, 5 के बाद 6 आ रहा ही नहीं है, पर 5 के बाद देखिए 9, 5 के बाद 9, इसे आई में कितने आते 4, 1 2 3 4, तो ये एक तो ये हो गया ना, क्योंकि ई के बाद आई में जाने में कितने आते हैं आई 5 + 4, और बीच में कितने अल्फाबेट आ रहे हैं 1 2 3 4, 4 अक्षर आ रहे हैं, मतलब एक जोड़ा तो ये हो गया। दूसरा देखिए 1 से 7 6, 1 2 3 4 5 ही आ रहे हैं। उसके बाद 15 से 14 जा नहीं सकते, 15 से यहाँ से जा नहीं सकते, 14 से फिर नहीं जा सकते, 9 से 7 यानी 1 क्या हो जाएगा, एक जोड़ा ऐसा बन रहा है जिसमें क्या हो रहा है बीच में उतने डिजिट आ रहे हैं जितने अल्फाबेट्स के बीच में आते हैं, अक्षर उतने आ रहे हैं जितने अल्फाबेट के बीच में आते हैं। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा आंसर। एक जोड़ा ऐसा बन रहा है रीजनिंग के अंदर जिनके बीच में उतने अक्षर आते हैं जितने किसमें आएंगे ABCD में, यानी ई और आई के बीच में ABCD में 4 अक्षर आते हैं, और यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं 4 अक्षर आ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड एक जोड़ा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि लाल को नीला कहा जाए, लाल को क्या कहेंगे नीला, उसके बाद नारंगी को हरा कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, सफेद को क्या कहा जाए पीला, तो क्या कहेंगे हंस क्या हो रहा है वो देखो पीले कलर का हंस जा रहा है। अगला देखिए, तो माणिक्य का रंग कौन सा होगा, माणिक्य यानी माणिक, रूबी इंग्लिश में बोलते हैं जिसको रूबी। आपने कहानी पढ़ी होगी
रूबी तलवार के अंदर होती है, हमारी साइड 10th 11th में आती है वो। तो वैसे ही माणिक का रंग, तो देखिए माणिक रंग 2 रंगों का होता है ज्यादातर, मोस्ट कॉमनली, वैसे तो बहुत होते हैं पर मोस्ट कॉमनली 2 होता है, एक तो होता है लाल रंग का और एक होता है गुलाबी रंग का। माणिक के कितने रंग होते हैं? 2 होते हैं, लाल और गुलाबी। गुलाबी यहाँ दे नहीं रखा, हमें दे रखा लाल, और हमने कहा देखा है कि लाल को क्या कहा जाता है? नीला कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा, ऑप्शन नंबर 4 नीला। क्यों लाल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लाल को क्या कहते हैं? नीला कहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 नीला क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सी संख्या गलत है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि क्वालिटी मिलेगी, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। देखिए आप, ये आ रहा है 975, 864, 743, 642, 531 और लास्ट दे रखा 420। हमें क्या बताना है कि इसमें से एक संख्या क्या है? गलत है। हमें क्या ढूंढना है? वो संख्या कौन सी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मैं ये नहीं कर, आप करते हैं लगभग जितने भी बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं? इसमें से इसको घटाते जाते हैं, इसमें से इसको, और कुछ नहीं सोचते, डायरेक्ट घटाते हैं। डायरेक्ट घटा के इनका अंतर निकाल के देखते कौन सा सही है। वो ये नहीं देखते कि ये डायरेक्ट भी हो सकता है, बिना अंतर निकाले भी हो सकता है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को ढंग से तो देखें, क्वेश्चन को तो पढ़ते नहीं हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, गलत निकालना है अंतर निकालो। देखिए आप अगर इसको देखेंगे 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, -1 हो रहा है सब में। क्या हो रहा है? -1। उसके बाद सेकेंड वाला देखिए 7 से 6, 6 से क्या हो गया? 4, 4 से फिर क्या रह गया? 4, 3, 2। लगता है आंसर मिल गया आपको। गलत कौन सा है? कौन सा है गलत? ये वाला। ये क्या है? गलत है। इसके अलावा और देख लीजिए 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 753 आना चाहिए। अब अगर आप वैसे निकालेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 111 का। 8 से 64 में से 111 निकाल घटाएंगे तो कितना बचेगा? 753 बचेगा। 753 में से 111 घटाएंगे 642, 642 में से 111 531, और 531 में से 111 घटाएंगे तो 420। लेकिन उसमें आपको क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ये 111 घट रहा है। डायरेक्ट देखिए 9 से 8 हो रहा है, 7 6 5 8 सीक्वेंस चल रहा है, 7 से 6, 6 से 4 हो रहा है, 5 होना चाहिए था, यानी 743 क्या हो गया? गलत हो गया। ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेंगे आपको इसको देखने में, डायरेक्ट आंसर हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत कौन सा है? 743, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देखने का नजरिया भी कभी कभी हमको बदल लेना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सारे क्या होंगे? अंतर से निकले। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है? वो डायरेक्ट ट्रिक भी पूछ लेता है कि बच्चा क्वेश्चन को कितने ही एक्टिव माइंड से पढ़ रहा है, यानी कितने एक्टिव माइंड से आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। आंसर तो एक्टिव माइंड से दे ही रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को रीड कैसे कर रहे हैं वो भी जरूरी होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन ए व बी दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारण के प्रभाव हो सकते हैं। तो देखिए कथन पहला क्या है? सरकार राजमार्ग निर्माण परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल करने की संभावना पर क्या कर रही है? विचार कर रही है। सरकार क्या कर रही है? जो निजी क्षेत्र की कंपनियां होती है, सरकारी या प्राइवेट, जो निजी क्षेत्र की कंपनियां होती है, प्राइवेट कंपनियां, उनको क्या कर रही है? जो सरकार की क्या है? निर्माण परियोजनाएं हैं, सड़कें बनाने की, उसमें शामिल करने की क्या कर रही है? विचार कर रही है, उसकी योजना के ऊपर विचार कर रही है। ये दे रखा हमें कथन ए। दूसरा दे रखा कथन बी, सरकारी एजेंसियों द्वारा विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न राज्यों में समय समय पर किया जाता है। यानी सरकारी जो एजेंसियां होती है वो समय समय पे क्या करती है? राजमार्ग परियोजनाओं का क्या करती है? काम करती रहती है। तो हमें पूछना बताना है कि कारण कौन सा है और उसका परिणाम या प्रभाव कौन सा है। तो देखिए पहला क्या दे रखा था हमें कि सरकार क्या कर रही है? विचार कर रही है, यानी अभी विचार किया नहीं है, विचार कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं? विचार करने का कारण क्या है? सरकारी एजेंसियां क्या करती है? समय समय पर राजमार्ग परियोजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न राज्यों में समय समय पर करती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कथन बी तो क्या है? कारण है, और उसके कारण क्या कर रही है? सरकार विचार कर रही है कि हम उनको क्या करें? प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल कर ले। तो क्या हो सकता है कि सेकंड तो क्या है? कारण है, और पहला क्या उसका प्रभाव है।
तो सेकंड तो हो गया कारण और पहला हो गया प्रभाव, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है $P का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है P $Q। साइन का ध्यान रखिए कि कौन सा साइन क्या बता रहा है। यहाँ पे ये साइन क्या बता रहा है कि P Q से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है का मतलब बड़ा है, तो ये डॉलर का साइन बता रहा है ग्रेटर देन वो, P ग्रेटर देन Q। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, P ग्रेटर देन Q। अगला है P S Q क्या बता रहा है, P Q से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है। ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो बड़ा और छोटा नहीं होगा तो क्या होगा बराबर, यानी ये साइन किसको इंडिकेट कर रहा है, इक्वल टू को, इसको कर रहा है इक्वल टू को। तीसरा है P @Q, क्या दे रहेगा P @Q। उसका मतलब क्या है, P Q से बड़ा नहीं है। P Q से बड़ा नहीं है मतलब छोटा है, P लेस देन Q। लास्ट दे रहेगा P गुणा Q, P गुणा Q। गुणा का अर्थ है P Q से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। P Q से क्या है, ना तो छोटा है ना ही बराबर है, मतलब बड़ा हो गया। अगला दे रखा P हैशटैग होता है P Q, और उसका मतलब क्या दे रखा है, P Q से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। इसका मतलब है P Q से क्या है, छोटा है। तो हमें क्या दे रखी है, 5 कंडीशन दे रखी है। P डॉलर का साइन का मतलब है ग्रेटर देन, S का साइन है बराबर, @ का साइन है लेस देन, मल्टीप्लाई का साइन है ग्रेटर देन और हैशटैग का साइन है लेस देन। फिर हमें दे रखा है कथन। देखिए ध्यान से देखिए कथन क्या दे रखे हैं। कथन में पहला दे रखा है Z $K। ये हमें पहला कथन दे रखा है। हमने इसका क्या निकाला था, ग्रेटर देन, यानी हम क्या कह सकते हैं Z बड़ा है किससे, K से। Z K से क्या है, बड़ा है। अगला देखिए सेकंड दे रखा है K मल्टीप्लाई T। क्या दे रखा है, K गुणा T, K गुणा T। गुणों का मतलब क्या निकाला था, P ग्रेटर देन Q, यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं, K किससे बड़ा है, T से बड़ा है। K किससे बड़ा है, T से बड़ा है। तीसरा दे रखा है T एंड F, और इसका मतलब हमने क्या लिखा था बराबर, यानी यहां से क्या दे रखा है, T बराबर है किसके, F के। तो हमारा क्या बन गया सीक्वेंस, देखिए यहां से मैं यहां लिख देता हूं इधर। यहां से हमारा आ जाएगा, हमारे पास कंडीशन बन गई कि Z बड़ा है K से, K बड़ा है T से, और T बराबर है F के। ये समीकरण बन गया कंडीशन से। ये हो गया हमारा कथन। उसके बाद दे रखा है निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष देखिए क्या दे रखा है, पहला निष्कर्ष है F #Z। F #Z, हैशटैग का मतलब क्या निकाला था, ये रहा हैशटैग लेस देन। तो यहां पे क्या हो गया, F छोटा है Z से। यह है पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष क्या दे रखा है, Z गुणा T। Z गुणा T, गुणा का अर्थ क्या है, बड़ा, यानी इसका क्या निकला, Z बड़ा है किससे, T से। तो देखिए सबसे बड़ा Z K T F, यहाँ क्या बोल रहा है, Z F से बड़ा है, हाँ Z F से बड़ा है, सही है। दूसरा Z T से भी बड़ा, हाँ Z T से भी बड़ा है। मतलब निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों क्या है, सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 निष्कर्ष 1 व 2 दोनों क्या है, सत्य है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों कंडीशन आ रही है वो दोनों कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। वो बोल रहा है Z F से बड़ा है, Z F से बड़ा है, Z T से बड़ा है, Z T से बड़ा है, यानी दोनों निष्कर्ष है वो क्या है, सत्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों क्या है, सत्य है। अगला देखिए
क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक घन के सभी फलकों को लाल रंग से पेंट किया जाता है, उसके बाद इसे 24 बराबर घनों में काट दिया जाता है, कितने घनों के केवल एक फलक लाल रंग के होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि घन को रंग दिया, उसके फलकों को रंग दिया, फिर बराबर घनों पार्टों में काट दिया, तो उसमें एक कितने फलक एक रंग से रंगे हुए हैं, या कितने दो से रंगे हुए हैं, या कितने तीन से। तो देखिए 64 बराबर भागों में। तो देखिए पहले तो आप एक सूत्र याद रखिए कि काटे हुए घनों की संख्या को हमेशा हम निकालते हैं n क्यूब से। n क्या होती है, घन की भुजा। n क्या होती है, घन की भुजा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 64, तो हमें दे रखा है n क्यूब बराबर दे रखा है 64। तो यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा 4। n क्या आ जाएगा 4 आ गया। उसके बाद पूछा एक फलक। तो देखिए दो फॉर्मूले याद रखिए आप, यहाँ पे साइड में लिख लीजिए। एक फलक रंगी हो तो एक फलक का आंसर होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। 6n-2 का होल स्क्वायर। n क्या है भुजा, यहां से n निकल जाएगा। यह आपको देगा क्वेश्चन में, कुछ एक फलक रंगा हुआ हो तो उसका ये फॉर्मूला। दूसरा होता है दो फलक रंगे हो तो, दो रंगीन फलकों का है 12n-2। अगर आपके क्या पूछ रहे दो फलक क्या हो रंगीन हो तो उसका सूत्र होगा 12n-2। अगर एक फलक के लिए पूछे तो 6n-2 का होल स्क्वायर। हमें क्या पूछा है, एक फलक रंगीन हो तो हमें क्या लगाएंगे, n की वैल्यू 4 आ गई, उस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो 4 का वर्ग, तो 6 गुणा यहाँ बचा 2 स्क्वायर का मतलब 2, तो ये जाएगा 6 दूनी 12 दूनी 24। तो कुल 64 में से 24 घन क्या होंगे, ऐसे होंगे जिनका क्या होगा एक फलक ही क्या होगा रंगीन होगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 24 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछता दो फलक रंगीन है तो हम कौन सा लगाते 12, 4-2 यानी 12 दूनी 24 ही क्या होती जिनके दोनों फलक रंगीन है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था एक फलक क्या है रंगीन हो, तो ये सूत्र है याद कर लीजिए 6n-2 का होल स्क्वायर, और इससे हमें आंसर निकल आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 और 31 दो क्वेश्चन है, उसके लिए कुछ कंडीशन शर्तें दी गई है, देखते हैं। हमें एक टेबल दे रखी है, देखिए उसमें दे रखा है अंक और कोड। ये अंक है, ये है कोड है। ये अंकों को डिनोट करिए, ये कोड को। फिर दे रखा है 2, 5, 7, 8, 9, 4, 6, 3 और 1। नीचे कोड दे रखा है MRTBWKDNJ, ये हमें दे रखा है। इसके बाद देखिए कंडीशन दे रखी है, शर्तें क्या दे रखी है, यदि संख्या का पहला और अंतिम अंक क्या हो विषम हो, यानी संख्या का पहला और अंतिम अंक क्या हो विषम हो, तो दोनों को आई से कोडबद्ध किया जाएगा। यानी पहला और आखिरी शब्द क्या हो विषम हो तो कुछ भी हो कोड उसको क्या रखेंगे हम आई कोड मानेंगे। कुछ भी हो, अगर पहला और आखिरी जैसे 2 और 3 आ गया तो हम क्या रखेंगे 2 के जो पहला शब्द होगा उसको भी आई मानेंगे और आखिरी को भी आई मानेंगे, चाहे वो फिर कुछ भी कोड बने। हम किससे करेंगे उसको निरूपित आई से करेंगे। ये तो है पहली शर्त। दूसरी शर्त दे रखी है, यदि संख्या का पहला और अंतिम अंक क्या हो सम हो तो दोनों को y से कोडबद्ध किया जाएगा। और अगर सम हो जैसे 8 और 4 दे रखा है तो फिर कोड जैसे W आ गया पहला तो हम उसको क्या रखेंगे y रखेंगे, और आखिरी जैसे T 7 आ गया तो भी हम उसको क्या रखेंगे y से। यानी अगर दोनों विषम संख्या हो शुरू की और आखिरी की तो हम दोनों को किससे कोडबद्ध करेंगे आई से, यानी दोनों पहले और आखिरी स्थान पर आई लिखेंगे चाहे कोड कुछ भी हो। और अगर सम संख्या हो पहले और आखिरी के स्थान पर तो हम y लिखेंगे चाहे कोड कुछ भी हो। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30वां है।
क्वेश्चन 30 हमें दे रखा है 7 2 6 3 9 5। देखिए पहला 7 आखिरी 5 दोनों क्या है, विषम है। विषम है का मतलब इसको भी किससे लिखेंगे, आई से, इसको भी किससे लिखेंगे, आई से। देखिए अब जैसे 5 का क्या है, 5 का आर है, लेकिन हमें क्या करना है, आई से, क्यों, क्योंकि उसने कंडीशन दी है। बात शर्त में क्या लिखा है कि पहला और आखिरी विषम है तो आई से कोड, बाकी को कोड एज इट इज लिख लीजिए। 2 का कोड होता है एम, 6 का कोड क्या दे रखा है डी, 3 का कोड क्या दे रखा है एन, और 9 का कोड है डब्ल्यू। तो आई एम डी एन डब्ल्यू आई, जो कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है 2 6 3 8 4 7। इसके अंदर ऑप्शन देख लीजिए। पहला दे रखा है एम डी एन बी के वाई, दूसरा एम एन डी के बी वाई, तीसरा है वाई एन डी बी के वाई, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप ढंग से देखिए, पहला है सम, आखिरी है विषम। हमें शर्तें क्या दे रखी है, अगर दोनों सम हो पहला और आखिरी तो आई से, और अगर दोनों विषम हो तो दोनों सम हो तो वाई से, और दोनों विषम हो तो आई से। हमें ये नहीं बताया कि अगर पहला सम और आखिरी विषम हो तो किससे कोडबद्ध करें, या पहला विषम और आखिरी सम हो तो किससे कोडबद्ध करें। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें कंडीशन नहीं बताई। अगर कंडीशन नहीं बताई तो हम आंसर कैसे निकाल देंगे। अगर आप कुछ आंसर लगा के आते तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप यहां से कोडबद्ध करेंगे एम आर या कुछ भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब हमें दे ही नहीं रखा, इसकी कंडीशन ही नहीं पता, तो हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32। एक बार इस क्वेश्चन को वैसे भी वापस देखिए दोस्तों। अगर आप इसके शर्तें छोड़ भी दें, अगर शर्तों को नहीं माने, मान लीजिए शर्त नहीं दे रखी विषम और सम की, इसके अलावा भी अगर हम इसका आंसर निकालें, देखिए तो देखिए क्या होगा। 2 का क्या दे रखा है m, तो यहाँ पे आ जाएगा m, 6 का है d, ये हो जाएगा d, 3 के लिए कोड क्या है n, m d n, 8 के लिए है b, 4 के लिए दे रखा है k, और 7 के लिए क्या दे रखा है t। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम डी एन बी के टी। जबकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो एम डी एन बी के वाई, एम एन डी के बी वाई, वाई एन डी बी के वाई। तो हमारा ऑप्शन वैसे भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो अगर आप उन शर्तों को ना भी माने तो भी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 4 ही आंसर होगा। तो आप या तो वैसे लगा लीजिए कि उसमें हमें वो कंडीशन नहीं दे रखी, अगर आप वो नहीं लगाते या ऐसे निकाल देंगे हम तो फिर भी आंसर निकालेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी आ रहा है, जबकि यहाँ पे टी के लिए क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। वाई के लिए तो हमने कुछ कोड दे ही नहीं रखा है। यहाँ पे ऑप्शन में हर जगह क्या आ रहा है, लास्ट में वाई आ रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वह वर्णमाला में आता है। F A T H E R। फादर शब्द में वह अक्षर कौन से स्थान पर, उसी स्थान पर है जिसमें वो वर्णमाला में आता है। तो देखिए एक किस पे आता है, 1 पे, 2 पे दे रखा है, बाकी ई देख लीजिए, ई 1 2 3 4 5, ई किस पे आता है, 5 पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ई, ऑप्शन नंबर 4, ई क्या हो जाएगा आंसर। देखते ही पता चल रहा है ई 5वें पे आता है वर्णमाला में, और यहाँ पे भी किस पे आ रहा है, 5वें स्थान पे आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा ई। तो हमारा क्वेश्चन 32 का क्या हो जाएगा, 5वां अक्षर ई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 कुछ ऐसे दे रखा है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में
क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगी, यानी यहाँ पे इनमें से क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे पैटर्न देखते हैं कि पैटर्न क्या चल रहा है। देखिए वर्ग दे रखा है, इसके अंदर एक साइड बना रखी है, ऊपर एक एरो लगा रखा है। उसके बाद क्या हुआ, एक एरो, एक नीचे एक लाइन और बना दी, एरो 2 लग गए। उसके बाद तीसरी लाइन यहाँ लगी, 3 एरो लग गए। इसी को हम फॉलो करें तो क्या होगा, बीच में वर्ग ऐसे कैसा ही बनेगा, तीन थी तो चौथी लाइन भी बना देंगे। पहले एक एरो था, 2 थे और 3 एरो था, हमने चौथी लाइन बनाई हम, मतलब 4 एरो हो जाएंगे। तो इसमें से कौन सा होगा, ये नहीं हुआ, ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर पहला। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे आगे। तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी और साथ में इधर क्या हो जाएगा, एक एरो आ जाएगा, जो किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 यह वह उत्तर आकृति छांटिए जिससे प्रश्न आकृतियों में दिए गए टुकड़े काटे गए हैं। यानी इसके अंदर यहाँ पे क्या आएगा, इन चारों के अंदर से। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर देखेंगे तो एक फूल टाइप में बन रहा है। तो हम इसको कैसे, कुछ पंखे की क्या होती है, जो पंखुड़ियां होती है, उसी टाइप के अंदर बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसे कैसा हम बनाए तो ये ऐसे बनेगा। ये आकृति क्या हुई, कंप्लीट हो गई, यानी ये वाला फूल बनेगा। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फोर्थ वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 33वें का ऑप्शन 1 और 34वें का ऑप्शन 4। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप इनको कभी भी गलत ना करें। ये होते हैं स्कोरिंग के। आपको बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि इनमें क्या बन रहा है और यहाँ पे क्या आ सकता है। आपको 4 ऑप्शन देखने और छांटने और डालने हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चन को आप कभी भी गलत ना करें, क्योंकि ये स्कोरिंग के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से क्या होते हैं, मार्क्स गेन किए जाते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा इनके अंदर। तो आप ऐसे मान लीजिए कि बिल्कुल कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि आपको क्या है, सिर्फ थोड़ा सा देखना है कि कौन सी कहाँ पे आकृति बन रही है, कंप्लीट कैसे होगी। ना कुछ कैलकुलेशन, ना कुछ करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और डायरेक्ट आंसर टिक कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा मार्क्स कम कटने का क्या होता है कि सबसे कम मार्क्स यहीं कटने चाहिए, आपके मार्क्स यहाँ कटने ही ना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35वां। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, ये आपको दे रखा है। मैं मेरी बेस्ट ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे अच्छी जो ड्राइंग है, अब इतनी बढ़िया तो मेरी है नहीं, फिर भी जितनी अच्छी हो सके जो आपको यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर अब इसमें भी हमें क्या दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए वैसे तो आपको बता ही दिया कि टेलीग्राम में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल इराड ऑनलाइन क्लासेस का, जिसका लिंक कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में नीचे। वहां से जाके क्या कर सकते हैं आप, पीडीएफ क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए। फिर भी एक बार ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, ये पहला ऑप्शन है, बस इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही कंडीशन होती है, जल्दबाजी ना करें आप बिल्कुल भी, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम लगाना तो कौन सा चाहते थे, 3rd ऑप्शन, और लगा कौन सा दिया, 2nd ऑप्शन लगा दिया, तो वैसे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक का मतलब है कि आप अपने नंबर खुद छोड़ रहे हैं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि स्कोरिंग होता है बिल्कुल सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है ये। डायरेक्ट थोड़ा सा पेशेंस रख के क्वेश्चन को देखें और फिर आंसर को टिक करें, जल्दबाजी में आंसर टिक ना करें। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 स्क्वायर बन रहे हैं चारों कोनों में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये स्क्वायर बनेगा और ये लाइन कैसे चली जाएगी, बिल्कुल सीधी, ऐसी चली जाएगी बिल्कुल सीधी, यानी कुछ ये वाला बनेगा। डायरेक्ट ही पता चला 3 के अंदर बॉक्स ऊपर बन रहे, 1 में नीचे बन रहा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दे रहा है, नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए गए कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद में किस प्रकार
उत्तराकृति जैसा दिखाई देगा, यानी किस उत्तराकृति जैसा दिखाई देगा। तो हमें क्या दे रखा है, ये कुछ दे रखा है, ये उल्टा डी दे रखा है। उससे क्या होता है, यहां से काटेंगे इसको, कहां से काटेंगे, यहां से। तो उसके बाद ये कौन सी उत्तराकृतियां में देखिए, आप वहां पे देखेंगे ऑप्शन में, तो 4 उत्तराकृतियां दिखाई देगी। तो अगर आप ये इसको यहाँ पे समझिए, अगर आप इसको ऐसे कैसा काट के इसके ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, आकृतियां एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप हो जाएंगी, यानी इसके ऊपर आके ये बैठ जाएगी, या क्योंकि दोनों एक जैसी है, एक जैसी मतलब ये एक ही दिखाई देगी। तो हम जब इसको बैठ ऐसे करके काटेंगे तो ये कुछ ऐसी दिखाई देगी, सेम टू सेम। ये क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, ये उसके ऊपर आकर बैठ जाएगी, तो काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें कैसी दिखाई देगी, एज इट इज। और ये किस में दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, ये आकृति बना रखी ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। तो इसको मोड़ के काटने में ये ऐसी दिखाई देगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दी गई है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा वेन आरेख शाकाहारी बाघ व पशु के बीच सही संबंध दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है, देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ बना देता हूं। क्या दे रखा हमें, शाकाहारी बाघ व पशु। तो देखिए शाकाहारी बाघ व पशु, तो ये हो गया क्या, पशु। ये किसको बता रहा है, पशु को। पशु, अब पशु शाकाहारी भी हो सकते हैं, और पशु क्या है, शेर भी। पर शेर क्या होता है, शाकाहारी होता है क्या, नहीं होता। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेर, और ये आ जाएगा शाकाहारी, क्योंकि शेर कभी भी, बाघ जो होता है वो कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकता, लेकिन वो पशु तो होता है। यानी बाघ क्या होता है, पशु होता है, और शाकाहारी भी क्या होते हैं, पशु ही होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्यों नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मान लीजिए इसको पशु मान लिया, इसको शेर मान लिया, तो फिर शाकाहारी क्या बाहर चले जाएंगे, इसके अंदर है, ये पशु हो गया। तो शेर, बाघ और शाकाहारी कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि बाघ तो मांस खाता है, और ये तीनों तो कभी हो नहीं सकते कि पशु, पशु के अंदर क्या आ जाएगा, शाकाहारी, और शाकाहारी के अंदर बाघ। ये ऐसे होता है, पशु, मांसाहारी और बाघ। तो हम कह सकते थे कि पशु, फिर मांसाहारी और फिर बाघ, तब ये हो सकता था। इसलिए हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। क्या दे रखा है हमें, आकृति दे रखी है और त्रिभुजों की संख्या। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसको आराम से सोल्व कीजिए, हार्ड नहीं आता, बिल्कुल सिंपल आता है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है कि त्रिभुज कितने बन रहे हैं। आप क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी देख लीजिएगा, वहां पे आपको अच्छे से पूरा डायग्राम के साथ दिया गया है। ये दे रखा है। तो देखिए इसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि 1 2 3 3 यहां से बनेंगे, 3 यहां से, 6 3 यहां से, 9 3 यहां से, 12 3 यहां से, 15 और 3 यहां से 18। तो ये तो बिल्कुल सिंपल ही हो गया 18। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है क्या,
18। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि एक इससे कितने बनेंगे? 3 ट्राइंगल बनेंगे, 3 त्रिभुज। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए 18 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित में पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो ये भी वेन आरेख का क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। ये वृत्त किसको दर्शाता है? गणित पढ़ने वाले। ये दर्शाता है कंप्यूटर पढ़ने वाले, इसको कंप्यूटर पढ़ने वाले। और ये जो वृत्त है ये दर्शाता है जीव विज्ञान पढ़ने वाले। किसको? जीव विज्ञान। अब यहाँ पे कुछ दे रखे नंबर में डालता हूं, 1 4 2 5 7 6 और 3। फिर हमें क्वेश्चन क्या पूछा? देखिए, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। गणित न पढ़ने वाले, गणित न पढ़ने वालों का मतलब है ये वाला जो सर्किल है, ये जिसके अंदर आ रहा है उसको हटा दो, इन दोनों को। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। क्या? 7। क्यों? क्योंकि गणित वाला हटा देना है, जो गणित ना पढ़ते हो। तो फिर बचा कौन सा? 7, जो इन दोनों के अंदर क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो क्या है? 7 ऐसे छात्र हैं जो क्या पढ़ते हैं? कंप्यूटर भी पढ़ते हैं और जीव विज्ञान भी पढ़ते हैं, लेकिन गणित नहीं पढ़ते। अब अगला देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज क्या होगी? जल प्रतिबिंब निकालना है। तो देखिए इसकी वाटर इमेज कुछ ऐसी बनेगी। उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे कुछ, ये नीचे बन जाएगा, यहां से एक लाइन, ये उल्टा घर लगेगा। तो इसका जल प्रतिबिंब कुछ ऐसा दिखाई देगा। पहला नहीं है, दूसरा हो जाएगा, तीसरा नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे 2 बन रहा है डिब्बा, यहाँ पे सिर्फ सिंगल है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40वां कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पिछली 2 क्लासें भी अच्छे से समझ में आई होगी और ये तीसरी क्लास भी अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, हम आपके उस डाउट को यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकन आएगा उसको क्लिक कर दीजिए, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो हम यहाँ पे क्लास में डालेंगे वो वीडियो आपको मिल सके। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस पेपर को सोल्व कर सकता है। हमारे टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें और जो हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे सोल्व कराएं वो सोल्व करें और अपनी तैयारी को अच्छी कर सकता है। थैंक यू।